सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स में हम वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है और सारे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स आ चुके हैं और उनमें इतने अच्छे टॉपिक्स कवर किए गए हैं कि अगर आप उन 10-10 मिनट या 15-15 मिनट के वीडियो को देखते हो आप तो उसमें 90+ आप इजीली स्कोर कर सकते हो। स्पेशली ये सीजी बोर्ड वालों के लिए डिजाइन किया गया है ये क्रैश कोर्स, तो आप उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर क्लिक करके उन सारे वीडियोज को एक बार जरूर देखना, फिर जाके ये नेक्स्ट वीडियो को आप प्रोसीड करना, तब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे कैसे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अभी इस चैप्टर में हमको एक नया टॉपिक मिला है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो बार बार जिस टॉपिक से क्वेश्चन रिवाइज करके पूछे जाते हैं हम यहाँ पे उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ ले तो 90+ हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक आता है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ना है और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश होने चाहिए। दो बराबर, यहाँ पे मैं बनाता हूँ दोनों ही बराबर, जैसे एक को Q माना तो दूसरे भी कैसा होना चाहिए? Q। लेकिन प्रकृति कैसी होनी चाहिए? विपरीत। अगर इसको हमने ऋणात्मक लिया तो ये कैसा हो जाएगा? धनात्मक। ये एक दूसरे से अल्प दूरी पे स्थित होते हैं, इनके बीच की कुछ दूरी है, ये इस दूरी पे स्थित होते हैं। अगर इसको ऐसे बनाया जाए तो इनके बीच की ये जो दूरी है ये इस पे स्थित होते हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। जब भी दो बिंदु आवेश एक दूसरे से विपरीत प्रकार के हों और कुछ अल्प दूरी पे स्थित हों तो ऐसे ही को हम क्या बोल देते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव। इसका आघूर्ण क्या होता है? तो इस वैद्युत द्विध्रुव का एक इफेक्ट है जिसको रखने पे वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट करता है, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो वो कितना बनाता है तो इसके बारे में कौन बताता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ये बताता है कि इसका इफेक्ट कितना है, इफेक्ट बताता है, इसके प्रभाव को बताता है वैद्युत द्विध्रुव को। तो ये कैसे बनाते हैं इसके फॉर्मूले को? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं और ये किस पे निर्भर करता है? अगर ये चार्ज बड़ा है, अगर ये आवेश बड़ा है या ये आवेश बड़ा है, दोनों तो एक ही जैसे हैं बस प्रकृति अलग अलग है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? बड़ा होगा, ज़्यादा दूर में फैला होगा अगर ये बड़ा होगा तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं ये किस पे निर्भर करता है? किसी भी चार्ज पे, किसी भी आवेश पे, किसी भी आवेश के परिमाण पे ये निर्भर करता है। और किस पे? अगर इसके बीच की डिस्टेंस को, इसके बीच की दूरी को हम 2L लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का L और यहाँ से यहाँ तक का L, मिड पॉइंट तक का, बीच तक का L और फिर यहाँ तक का L। ऐसे क्यों बांटने हैं आगे हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, लेकिन इनके बीच की दूरी 2L है। अगर ये ज़्यादा लंबा होता तो इसका प्रभाव ज़्यादा फैलता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? Q × 2L। यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होता है? P = Q × 2L। समझ में आ रही है बात? तो Q × 2L ये क्या बताता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी और इनके गुणनफल, इसका आवेश तथा किसी एक आवेश को लेना है, इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पे देखो ये एक सदिश राशि है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये एक सदिश राशि है, मतलब क्या है इसका? सदिश राशि का मतलब किसके साथ डायरेक्शन भी है, इसकी एक दिशा भी होती है। वो किधर से किधर होती है? निगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक से किधर की तरफ होती है? धनात्मक की तरफ।
ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ इसकी दिशा होती है। तो ये ध्यान से देखेंगे हम, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे ये एक सदिश राशि है और इसका डायरेक्शन, इसका जो दिशा है वो धनात्मक ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अब ध्यान दो, इसका यूनिट क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, इसका ऐसा यूनिट बार बार पूछता है। तो यहाँ पे क्यू क्या है, आवेश है। आवेश का क्या होता है, कूलम, कूलम, कूलम ऐसा यूनिट। और ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस दूरी, दूरी का क्या होता है, मीटर। तो इसका हमारे पास इकाई क्या हो गया, कूलम मीटर, कूलम मीटर जिसकी इकाई है। ऐसे क्वेश्चन आता है वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में। तो ये अभी हमारे को क्लियर है पूरा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश और दो आवेशों के बीच की दूरी, और उसका इकाई पूछेगा तो कूलम मीटर। अब अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में पूछता है कि ये क्या होता है। तो देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे या एक एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि अगर एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में क्या वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र तो क्रिएट है, एक चार्ज ने बनाया हुआ है। अब हम क्या देखते हैं कि उसमें से लाइंस बाहर निकलती हैं, मतलब कि लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। एक आवेश को लाते हैं तो वो जिस तरफ मूव करता है, जिस तरफ जाता है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं बहुत सारी निकल रही हैं, और वो रेखाएं एक किसी भी पृष्ठ से अगर पास होती हैं, कोई भी एक पृष्ठ को लाओ तो यहाँ पे एक आवेश है जो अपना विद्युत क्षेत्र बनाए हुए है, इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो वैद्युत बल रेखा निकल के और इससे पास होती है। अब कितना इसको पास करके जाती है, एक पृष्ठ को, एक तल को कितना पास करके जाती है, कितनी रेखाएं पास करके चली जाती हैं, तो इसी के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। समझ में आ रही है बात। जैसे क्या कि एक तल है हमारा, एक एरिया है, ये एरिया ए है, और यहाँ से फील्ड लाइंस जा रही हैं, बल रेखाएं पास हो रही हैं। कितनी बल रेखाएं हैं, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तो इसमें बल रेखाएं कितनी होंगी, ई बल रेखाएं पास कर रही हैं। एरिया कितना है, ए। तो यहाँ पे देखा जाता है कि ये फाई से, इसका नाम फाई है, PHI, फाई, फाई, यह हिंदी में लिखो तो फाई, इस सिंबल का नाम है। फाई से हम विद्युत फ्लक्स को दिखाते हैं। तो यहाँ पे कितनी विद्युत रेखाएं पास हो सकती हैं, जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ज़्यादा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब ज़्यादा होगी, जब बहुत ज़्यादा विद्युत रेखाएं पास होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज़्यादा है तो जो वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो ज़्यादा पास होंगी। अगर एरिया बड़ा ले लेते हैं, अगर तल को बड़ा कर देते हैं, पृष्ठ को बड़ा, तो अगर छोटे से एरिया से कम रेखाएं पास हो रही थी अभी अगर इस एरिया को हमने बड़ा कर दिया तो ये भी एरिया कवर हो गया, तो हर जगह से रेखाएं पास होने लगेंगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 5 रेखाएं ऐसे पास कर रही हैं और ये एरिया ऐसा है, सीधा, और यहाँ से 5 रेखाएं पास कर रही हैं, लेकिन अगर इस एरिया को, इस तल को हमने ऐसा झुका दिया तो क्या अब इससे पास हो पाएंगी ये रेखाएं? अभी कितना कर रही हैं, 0, क्योंकि ये बिल्कुल झुका हुआ है। और झुकाव को हम किससे बोलते हैं, कोण से मेजर करते हैं। मतलब क्या कि जो रेखाएं हैं, फाई रेखाएं हैं, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे तो निर्भर करती थी कि कितनी रेखा आ रही है, और किस पे, कितना बड़ा एरिया है, इस पे डिपेंड करती थी। और वो एरिया इस रेखा से कितना झुका हुआ है, कितना कोण बनाए हुए है, इस पे भी निर्भर कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए एक आ जाता है यहाँ पे थीटा, लेकिन थीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का एक ये आता है कॉस थीटा। तो टोटल हमारा पूरा फॉर्मूला बन जाता है E A cos थीटा, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है, ए एरिया, क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है, कोण है, किसके बीच, तो एरिया के अभिलंब, एरिया जो क्षेत्रफल है उसके अभिलंब और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है। तो यहाँ पे इससे जो रेखाएं पास होती हैं उसको बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसका हम फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी तल के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, कुल कितनी संख्या है इधर से जो अभिलंबवत गुजर रही हैं उसको बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, और वो हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया है। अब इसका हम ये देखते हैं कि इसका इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है। तो देखो ई का क्या होता है, ई का न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है मीटर का स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गई न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है। समझ में आ रही बात। कोण तो क्या होता है, दो रेखाओं का झुकाव होता है, इसलिए कोण की कोई भी यूनिट नहीं होती ऐसा। तो अब ध्यान दो यहाँ पे कि गॉस का प्रमेय हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय क्या है, और इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी गॉस के प्रमेय को समझते हैं। गॉस ने क्या किया कि गॉस ने एक पूरे बंद पृष्ठ को लिया। जैसे एक गेंद ले लो, गेंद होती है ना, उसके अंदर खाली जगह होती है। गेंद एक बंद पृष्ठ है, और उस गेंद के अंदर एक आवेश को भर दो। ये आवेश है Q। अब बोल रहा है कि ये जो आवेश है Q, इसके चारों तरफ बल रेखाएं निकलेंगी, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र अपना बना रहा है। तो इसके थ्रू कितनी बल रेखाएं पास होंगी, तो आंसर है पूरी बल रेखाएं पास हो जाएंगी। लेकिन कितनी, तो ये देखो यहाँ पे इसके आसपास क्या है, एयर है या वैक्यूम है, ऐसा बोल सकते हो वैक्यूम। ये क्या करेगा, कुछ बल रेखाओं को, वैक्यूम या एयर कोई भी माध्यम होता है तो वो क्या करता है, कुछ बल रेखाओं को अपने अंदर ही उसकी शक्ति को कम कर देता है। मतलब कि यहाँ से अगर बहुत सारी निकल के जा रही हैं तो उसमें से कुछ को ये रोक देगा, कुछ को नहीं जाने देगा, अपने अंदर खींच लेगा। समझ में आ रही बात, अपने अंदर खींच लेगा, मतलब वो इधर से पास अब नहीं हो पाएंगी। तो ध्यान दो कितनी पास होगी, ये गॉस ने बताया कि अगर एक बंद पृष्ठ है और उसके अंदर ये Q आवेश रखा गया है, कोई भी आवेश रखा गया है, तो पूरे बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं पास होंगी। तो इन्होंने बताया कि जो बल रेखाएं हैं उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना पास होगा, तो जो आवेश हम रखे होंगे उसका कितना पास होगा, 1/ε0। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी का मतलब क्या कि ये क्या करता है, अपने अंदर कितनी माध्यम जो होता है अपने अंदर सारी जो ये बल रेखाएं जाती हैं उसको अपने अंदर खींच लेता है। इसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो कितनी बल रेखाएं पास होंगी, जो कुल हमारा आवेश होगा उसका 1/ε0, जिसको परावैद्युतशीलता बोलते हैं, ऐसा करके। तो अब ध्यान दो यहाँ पे कि Q/ε0 ही सिर्फ जो होगा वो वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी। तो इसलिए गॉस का प्रमेय फिर से इस पर पढ़ लेते हैं एक बार इसको, कि इस नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। समझ में आ रही बात। इसका 1/ε0 गुना यही क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बोलते किसको हैं कि किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास आउट हो रही हैं, इसको बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो इस लेक्चर में हमने देखा 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिससे बार बार क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। मैं आपको बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस क्रैश कोर्स में हमारे साथ आप बने रहे तो डेफिनेटली आप 90+ स्कोर करेंगे ही करेंगे। बस आपको इस लेक्चर्स को देखते रहना है, आपको सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अपने दोस्तों को भी इस वीडियोज को शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।